Hey guys, Jai Hind, welcome to the Hindu analysis of One Academy जिसका की मोटो है एम फॉर एक्सीलेंस। टुडे 25th ऑफ फेब थर्सडे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कोट ऑफ द डे के साथ। उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल्स देखेंगे हम। काफ़ी सारी न्यूज़ है, जैसे क्रिकेटिंग लैंडमार्क एक स्टेडियम है जो कि गुजरात के अंदर है, जिसका भी नाम जो है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के नाम के ऊपर रख दिया है। क्या एक कंट्रोवर्सी अभी चल रही है कि क्या इस तरह से जो एक्टिंग जो अभी करंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या उनके नाम पे रखना चाहिए, जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं क्या उनके नाम पे इस तरह से होना चाहिए या नहीं। उसके बाद वैक्सीन फॉर सीनियर्स एंड 45 प्लस विद कोमोर्बिडिटीज फ्रॉम मार्च। मार्च से जो है वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है वो उसका सेकंड फेज होगा, जिसमें कि जो सीनियर सिटीजन हैं उनको भी वैक्सीन दी जाएगी। उसके बाद यूपीएससी एग्जाम्स के रिलेटेड एक न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट जिसने कि पहले अलाउ किया था, सेंटर को कहा था और सेंटर उसके कहने पे एक बार मान भी गया था, और उसके बाद दोबारा से चेंजेस किए गए उसमें, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी डिनाई किया है जो प्ली फॉर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट। पुडुचेरी कैबिनेट गिव्स नोड फॉर प्रेसिडेंट्स रूल, कार्टून सेक्शन देखेंगे। उसके बाद डेटा पॉइंट देखेंगे। एडिटोरियल के अंदर देखेंगे बेल एज अ राइट। सबसे पहले कोट ऑफ द डे के साथ स्टार्ट करते हैं। एलोन मस्क का ये कोट है, इफ यू गेट अप if you get up in the morning and think the future is going to be better, it is a bright day, otherwise it's not. अगर आप सुबह उठते हो, if you get up in the morning and think the future is going to be better, और आप सोचते हो कि जो फ्यूचर है वो बेटर होने वाला है, then it's a bright day, तब वो एक ब्राइट डे है, अदरवाइज इट्स नॉट। देखिए, जब भी आप सोचें, हमेशा अपनी जो सोच है वो ऑप्टिमिस्टिक रखें, पेसिमिस्टिक ना हो आप कभी भी। और हमेशा सोचें कि आपने कुछ अचीव करना है, और आपने अपनी लाइफ तो चेंज करनी है, साथ में अपने कंट्रीब्यूट भी करना है इस देश के लिए, कुछ करने के लिए, सोसाइटी के लिए, जिस सोसाइटी में हम पैदा हुए हैं, और अपने माता पिता के लिए, इस देश के लिए हमने कुछ करना है। और इस यूनिवर्स के लिए, इस नेचर के लिए भी, जो कि एज अ हमारी मदर है, हमें उसके लिए भी करना है कि अगर हम सुबह उठते हैं और हमें ये सोचना है कि हम किस तरह से इसको, इस कंट्री को, इस नेशन को, अपनी सोसाइटी को और बेटर बना सकते हैं। अगर हमारे इस तरह के विचार हैं, देन वेल एंड गुड, तो हमारा जो डे है वो भी ब्राइट होगा। एक जो सेल्फ हमें अपने अपने आप को मोटिवेट किया है, और पूरा दिन जो है हम मोटिवेट रहेंगे। अदरवाइज कि अगर हमारी सोच सोच जो है, थिंकिंग जो है पेसिमिस्टिक ही रहे कि हम कुछ नहीं कर सकते, और अपने आप को बहुत ही डाउन डाउन समझें, आप बहुत ही नीचे समझें, तो वो एक सही सोच नहीं है, और इससे आप डीमोटिवेट भी होंगे। और जिस तरह से देखिए, आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप तो पहले ये तो मान लो कि आप बहुत लोगों से, बहुत स्टूडेंट से, बहुत जो सोच भी नहीं पाते कि हम ये एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करेंगे या क्लियर करेंगे, आप उनसे तो बहुत ज़्यादा ऊपर हो, ये तो मान के चलिए। अब आगे क्या करना है कि आपको उसके लिए जो मेहनत करनी है, और डेली अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना है, ना कि किसी बाहर से मोटिवेशन आपको नहीं चाहिए, आपको सेल्फ मोटिवेट अपने आप को करना है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल्स जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट पेज के ऊपर ये न्यूज़ था, क्रिकेटिंग लैंडमार्क न्यू फेस। देखिए, अभी क्या है कि जो मोटेरा स्टेडियम जो था, जो कि पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट एरेना है। अगर हम सीटिंग कैपेसिटी की हिसाब से बात करें तो साउथ कोरिया के अंदर माना जाता है, एक स्टेडियम है, उसके अंदर एक स्टेडियम है सॉरी, वो जो है सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से 1.5 लाख, अगर वहाँ पे जो है विजिटर्स बैठते हैं, और जो ऑडियंस है वहाँ पे 1.5 लाख के आसपास बैठती है, तो वो एक मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम है, जो कि नॉर्थ कोरिया के अंदर है। लेकिन अगर सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से सेकंड पे देखें तो ये जो मोटेरा स्टेडियम है ये आएगा। और उसके बाद वन, अगर ओनली क्रिकेट स्टेडियम की बात करें, कि सिर्फ क्रिकेट एरिना की, हम क्रिकेट जो क्रिकेट स्टेडियम ही है सिर्फ उसी की ही हम बात करें, तो ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। जो स्पेक्टेटर्स हैं 1.1 लाख जो स्पेक्टेटर्स हैं वहाँ पे बैठ सकते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट एरेना कैन अकोमोडेट 1.1 लाख स्पेक्टेटर्स। ऑन द ओपनिंग डे आफ्टर Axar Patel's 6 for 38 run out
इंग्लैंड फॉर 112, इंडिया फिनिश्ड एट 99 फॉर 3। देखिए यहाँ पे इंग्लैंड और जो इंडिया का जो थर्ड जो टेस्ट मैच है वो चल रहा है, इंग्लैंड और इंडिया का थर्ड टेस्ट मैच। यहाँ पे ये यही न्यूज़ फर्स्ट पेज के ऊपर देने का ये कारण है कि यहाँ पे जो पहले ये स्टेडियम था मोटेरा स्टेडियम, जो कि सरदार पटेल कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है वहाँ पे, और अभी इसका नाम चेंज करके यहाँ पे जो हमारे अभी करंट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके नाम पे रखा गया है। देखिए हम एथिक्स में पढ़ते हैं या काफ़ी इस तरह की चीज़ों में पढ़ते हैं कि किस तरह से अगर इस तरह से जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं उनके अपने नाम के ऊपर ही इस तरह की चीज़ें हों या स्टेडियम्स हों। देखिए नाम जो ये जो प्रथा है हमने क्यों शुरू की थी, क्योंकि हमारे मन के अंदर होता है कि काफ़ी जो फेमस लोग हैं या जिन लोगों ने हमारी सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया है उनके नाम के ऊपर रखना है। उनके नाम के ऊपर नाम रखना है ताकि हम उस स्टेडियम का, उस जगह का नाम रखना है ताकि हम उनको याद कर सकें, उनके काम को याद कर सकें और हम भी उन्हें फॉलो करें। और देखिए यहाँ पे वैसे नाम रखने से तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता वैसे, लेकिन फिर भी एक जो उसके साथ फीलिंग्स जुड़ी होती हैं सोसाइटी की। और एक और बात है यहाँ पे, ये जो दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, जिस साइड से बॉलिंग करवाई जाती है, सपोज़ कि अगर एक मैच ख़त्म हुआ है और दूसरा मैच अभी स्टार्ट होना है, तो दोनों साइड से जो बॉलिंग करवाई जाती है वहाँ पे। और वहाँ पे एक साइड के ऊपर एक हैरानी वाली बात ये है कि इन्होंने एक साइड के ऊपर दोबारा से वहाँ पे एक अडानी का और एक वहाँ पे रिलायंस इस तरह से वहाँ पे नाम रख दिए हैं। और ये इसलिए कंट्रोवर्सी में है कि पहली बात तो जो करंट प्राइम मिनिस्टर है उनके नाम पे ये नहीं होना चाहिए। अगर हम हिस्ट्री के अंदर बात करें तो जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिनके टाइम पे ऐसा हुआ है। इससे पहले भी जैसे कि प्राइम मिनिस्टर थे, जैसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो जैसे इंदिरा गांधी थे, उनके टाइम पे ऊपर उनको भारत रत्न भी मिला। और उसके बाद काफ़ी सारे इस तरह की चीज़ें हैं जैसे उनके नाम पे हैं। उसके अलावा उनके जो बेटे थे राजीव गांधी, उसके अलावा जो जवाहरलाल नेहरू थे। और इस तरह से देखिए एक आप जो हम्बल रहते हैं कि अगर आप एक ग्राउंड टू अर्थ रहना चाहिए उसकी आप बात करते हैं, और इस तरह से अगर हो तो वो मैट थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। और सोसाइटी में क्या होना चाहिए कि देखिए अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आप बात करें जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और डीआरडीओ में एक बार, डीआरडीओ और इसरो में भी वो डायरेक्टर के और चेयरमैन के रूप पे वहाँ पे काम कर चुके हैं। एक टाइम पे जब वो देश के लिए जो एक मिसाइल तैयार कर रहे थे वहाँ पे, और वो उसमें फेल हो गए। लगभग उन्होंने 10 साल वहाँ पे तैयारी की और वहाँ पे वो फेल हो गए। उनके जो सीनियर थे वहाँ पे तब, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनकी टीम के जो सीनियर थे उन्होंने वहाँ पे जो जब कॉन्फ्रेंस के लिए वहाँ पे बाहर वो गए, मीडिया जो प्रेस होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वो वहाँ वहाँ पे गए। और जब उनसे क्वेश्चंस पूछे गए तो उनके जो सीनियर थे उन्होंने बोला कि मेरी जो टीम है दोबारा से तैयारी करेगी, एक बार फिर से तैयारी करेगी और हम ज़रूर इसमें सक्सेसफुल रहेंगे। और उनके जो सीनियर थे उन्होंने जो डिस्क्रेडिट मिल रहा था वहाँ पे, उन्होंने टीम को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। और जब नेक्स्ट ईयर वो सक्सेसफुल रहे अपने मिशन के अंदर, तब उन्होंने जो माइक था वो बोलने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को दिया, जिसका कि मीनिंग है कि अगर आपकी टीम एक लीडर, गुड लीडर की यही क्वालिटी होती है कि अगर आपने बहुत अच्छा भी काम किया है फिर भी आप जो अपना क्रेडिट है वो अपनी टीम को ही देते हो। देखिए नाम वाली जो प्रथा है, ह- बहुत ही हम्बल रहना चाहिए। अगर खुद इंसान अपने अपने ही नाम को प्रमोट कर रहा है और फिर वो थोड़ा सा अनहम्बल लगता है। और इस तरह से नहीं होना चाहिए था, बल्कि ये चलो नाम से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी अलग-अलग कंट्रोवर्सीज़ हैं इसके ऊपर, अलग-अलग डिबेट्स चल रहे हैं, तो इसके बारे में हमारा भी ओपिनियन होना चाहिए। आप क्या इसके बारे में सोचते हो, वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताएँ। नेक्स्ट जो है यूपीएससी एग्ज़ाम्स के बारे में न्यूज़ है जो कि हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था। सुप्रीम कोर्ट डिनाइज़ प्ली फॉर sorry, Supreme Court denies plea for extra attempt. Supreme Court on Wednesday dismissed a plea by UPSC aspirants whose last attempt to crack the exam was
mad by COVID-19 for another chance. The court said every candidate who took the exam last year suffered one way to the other. और अब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से इसे इंटरप्रेट किया और इन्होंने अभी ये अब वहाँ पे इंटरप्रिटेशन दी है कि हर जो कैंडिडेट है वहाँ पे उसने किसी ना किसी तरीके से उसे सफ़र हुआ है, वो सफ़र हुआ है, इसलिए अभी जो है अटेम्प्ट जो है एक्स्ट्रा अटेम्प्ट वो नहीं दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो है एक जजमेंट के अंदर बताया है। कल की ही न्यूज़ है। और उसके अलावा फर्स्ट पेज के ऊपर ये न्यूज़ था, जो वैक्सीन हैं अभी वो सीनियर्स के लिए, या जो 45 प्लस हैं, या 45 सीनियर सिटीजन्स हैं जो 60 ईयर्स के ऊपर हैं। उसके अलावा जो 45 प्लस वाले लोग हैं जो कि कोमोबिडिटीज़ का शिकार हैं, यानी कि जिनको दो दो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि किसी को अस्थमा है या इस तरह की टीबी है या इस तरह की प्रॉब्लम्स है, पहले उनको प्रायोरिटी दी जाएगी इसमें जो सेकंड फेज है अभी। और लगभग 27 जो करोड़ पीपल हैं वहाँ पे दी जाएगी। और जो 60 ईयर्स से ऊपर हैं लोग, वो 10 करोड़ के आसपास हैं, उनको भी अभी ये जो वैक्सीन्स है ये दी जाएंगी। और नेक्स्ट जो न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट पुडुचेरी कैबिनेट गिव्स नोट फॉर प्रेसिडेंट रूल्स। प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल आता है आर्टिकल 356 जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, उसके अंडर आता है प्रेसिडेंट्स रूल। एंड कैबिनेट ने इसे नोट दे दिया है, यूनियन जो कैबिनेट है, और कल ही उसने नोट दे दिया था टू डिसॉल्व द पुडुचेरी असेंबली एंड इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल्स इन द यूनियन टेरिटरी। डिसीजन केम आफ्टर द कांग्रेस लेड गवर्नमेंट, जो आपने जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया तो कि वहाँ पे जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वहाँ पे जो फ्लोर टेस्ट करवाया गया वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, जो नए वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर इलेक्ट हुए थे आफ्टर द डिसमिसल, वहाँ पे जो डॉक्टर किरण बेदी थे, उनके रिमूवल के बाद वहाँ पे जो जिस वहाँ पे चीफ मिनिस्टर ने, जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, वहाँ पे उन्होंने पहले डिमांड रखी कि इनको हटाया जाए, क्योंकि ये अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी नहीं फॉलो कर रहे, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी से एक्चुअली वो ज़्यादा ही कुछ सोसाइटी को वहाँ पे सर्व करने की कोशिश कर रहे थे, जो डॉक्टर किरण बेदी थे। और जैसा कि ह्यूमन नेचर रहता है, और उन्होंने अपना काम जो है अपने जो कॉन्शियस उनका कहता था उसके हिसाब से किया, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए एज अ ऑफिशियल कि जब हम जॉब के ऊपर हैं तो हमें वही काम करना है जो कि हमारी ड्यूटी है, जो कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पे। और इस तरह से हमें काम करना है, और ताकि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे के अंदर रह के काम करें। और चीफ मिनिस्टर जो थे वहाँ पे पुडुचेरी के अंदर, वहाँ पे उनको जब न्यू जो लेफ्टिनेंट गवर्नर आए सेंटर के द्वारा उन्हें नॉमिनेट किया गया, और सौंदराजन जो थे तमिलसी सौंदराजन जो थे, जो कि तेलंगाना के जो गवर्नर भी हैं साथ साथ में, और एडिशनल चार्ज उन्हें दिया गया है यहाँ पे। और उनके द्वारा जब फ्लोर टेस्ट कंडक्ट करवाया गया वहाँ पे, और फ्लोर टेस्ट के अंदर वो जो कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस मोशन, उनके जो कॉन्फिडेंस प्रस्ताव उन्होंने रखा वहाँ पे, कॉन्फिडेंस मोशन रखा, लेकिन जो बाकी जो वहाँ पे मेंबर्स से उन्होंने सॉरी, बाकी जो मेंबर्स हैं वहाँ पे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया उस चीज़ को, इसलिए इस वजह से वहाँ पे वो बाहर हो गए, वहाँ पे उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। और उसके बाद वहाँ पे जो बीजेपी या दूसरी कोई गवर्नमेंट है, उन्होंने मना कर दिया कि अभी हम वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे। और इसी वजह से वहाँ पे कोई गवर्नमेंट ना होने की वजह से वहाँ पे जो प्रेसिडेंट रूल है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसके द्वारा प्रेसिडेंट को बोला गया, और वहाँ पे जो प्रेसिडेंट रूल है वहाँ पे यूनियन जो कैबिनेट रहता है उसके द्वारा जो अप्रूव कर दिया गया। और क्योंकि वहाँ पे जो कोई भी पार्टी है वहाँ पे फॉरवर्ड सामने नहीं आई गवर्नमेंट बनाने के लिए। गुजरात सिविक्स पोल की ये बात है, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पोल होते हैं, जैसे अभी पंजाब में भी हुए, और बीजेपी जो है वहाँ पे विजेता रही। और आप भी जो है अभी तैयारी कर रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल जो है वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं कि कोशिश की जाए वहाँ पे कि ऐसे तो अभी ये स्टेट पार्टी है, आम आदमी पार्टी जो स्टेट पार्टी है। और आपको पता ही होगा कि जो एजुकेशन का मॉडल है, या अलग अलग तरह से जो
दिल्ली के लोग हैं किस तरह से उन्हें फैसिलिटीज़ मिली हैं। और इनकी अभी ये कोशिश है कि स्टेट पार्टी को नेशनल पार्टी में बदला जाए और पूरे देश के अंदर भी वो बदलाव लेके आए जाएं जो दिल्ली के अंदर है। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, आप ज़रूर बताएं। देखिए, हमारा जो बेंड ऑफ माइंड है वो किसी पार्टी की तरफ नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारी जो स्टेट है या हमारी कंट्री है या हमारा नेशन है उसकी ग्रोथ की तरफ होना चाहिए। हाँ, हमें ज़रूर जज करना चाहिए प्रॉपरली। जब भी हम सिविक्स पोल हों, चाहे वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या हमारे गांव के सरपंच के पोल हों, और उसके बाद या वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस होती हैं, स्टेट लेजिस्लेचर की जो इलेक्शंस रहती हैं, उसके अलावा जो लोकसभा के जो जनरल इलेक्शंस रहती हैं, चाहे कोई भी इस तरह की इलेक्शंस हो, हमें जिस प्रकार से अगर हम कोई वस्तु या कोई चीज़ खरीदते हैं या कोई मोबाइल खरीदते हैं, तो हम बहुत उसके बारे में चीज़ें नोट डाउन करते हैं या किसी से पूछते हैं या लोगों से राय लेते हैं या बहुत उसके बारे में इंक्वायर करते हैं। इसी तरह से हमें जब हम अपनी वोट भी देते हैं, जो हमारा राइट है, राइट टू वोट जो है हमारा, आर्टिकल 326 के अंदर जो अडल्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, जब हम उसे वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो हमें ज़रूर उस इंसान को, उस एमएलए को, उस एमपी को, उसकी बैकग्राउंड को देख के, उसकी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, उसकी इस तरह से कोई हिस्ट्री तो नहीं है, क्या उसने अगर पहले वो एमपी या एमएलए रह चुका है, क्या उसने सही काम किया है, क्या इस तरह से अगर हम जज करके फिर अगर वोट दें तो फिर तो उस वोट का फ़ायदा है। सॉरी। अन्यथा क्या होगा कि अगर हम फ्रीबीज के चक्कर में कुछ भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हमें एक दो दिन के लिए उन्होंने ये सारी चीज़ें दे दी है, जैसे बहुत सारे होते हैं, जैसे कि गांव के अंदर इस तरह से चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, फ्रीबीज डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, खाने पीने वाली चीज़ें या बहुत सारी इस तरह से उन्हें लालच दिया जाता है लोगों को, और फिर उसके बाद जो है लोग वोट करने चले जाते हैं लालच के चक्कर में, और फिर उसके बाद जो है 5 साल के बाद उन्हें बहुत नुकसान होता है। इस तरह से नहीं, हमें एक जो हमारा राइट टू वोट है उसे प्रॉपरली उसे जज करना चाहिए, उसे प्रॉपरली इस्तेमाल करना चाहिए। और गुजरात के अंदर ये अभी न्यूज़ था, और आम आदमी पार्टी जो है अभी आगे आने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल वहाँ पे जो बीजेपी है वहाँ पे उन्होंने ये जो सिविक्स पोल्स थे 80% के आसपास उनके वोट शेयर था वहाँ पे। नेक्स्ट जो है ऑन अ स्लो लेन, ये वैक्सीन के बारे में है, ये आप डेटा पॉइंट देख सकते हो यहाँ पे। कल हम दोबारा से एक बार रिवाइज करेंगे जो कि लैंग्वेजेस इन डेंजर हैं उनके बारे में, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था। और एज पर आर्टिकल्स 344 एंड 351 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो 8th शेड्यूल है यहाँ पे इंक्लूड्स रिकग्नाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग 22 लैंग्वेजेस। ये लैंग्वेजेस हैं जैसे असामीज, बंगाली, बोडो डोगरी, गुजराती, हिंदी, देन कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, देन मणिपुरी जिसे मैतेई भी बोलते हैं, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृति, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, दोबारा से पढ़ेंगे इसे। असामीज, बंगाली, बोडो डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, देन मणिपुरी है, देन मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, उर्दू, तेलुगु और उर्दू। और ये सारी जो 38 लैंग्वेजेस हैं, ये वो लैंग्वेजेस हैं जो कि अभी डिमांड कर रही हैं कि या इन्हें डिमांड की जा रही है वहाँ पे स्टेट्स या लोगों के द्वारा कि इनको भी यहाँ पे एंट्री मिले, इनको भी यहाँ पे अलाउ किया जाए। और इसके अलावा आप आर्टिकल याद रख सकते हो, आर्टिकल 344 जो उसका सब क्लॉज 1 है, या आर्टिकल 351। नेक्स्ट जो है क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में देखते हैं। ये 6 जो लैंग्वेजेस हैं, क्लासिकल लैंग्वेजेस का जो इन्हें स्टेटस दिया जाता है, किस तरह से दिया जाता है। क्लासिकल लैंग्वेजेस का इन्हें जो स्टेटस दिया जाता है, दैट इज़ ऑन द बिहाफ ऑफ उसकी जो हिस्ट्री रही है कि 1500 या 1500 से लेके 2000 साल जो पुरानी उसकी हिस्ट्री हो, या उसके लिटरेचर्स हों, या उसके इस तरह से वहाँ पे आर्ट या कल्चर के रिलेटेड वहाँ पे चीज़ें हों, या वहाँ पे लिटरेचर पढ़ा है, या काफ़ी कुछ इस तरह से चीज़ें हैं वहाँ पे, और इसी में उन्हें जो है स्टेटस दिया जाता है वहाँ पे।
तमिल जो है उसे 2004 के अंदर डिक्लेयर किया गया था, और उसके बाद संस्कृत जो है 2005 में डिक्लेयर किया गया था, कन्नड़ को 2008 में, देन तेलुगु को, देन मलयालम को, कन्नड़ और तेलुगु को 2008 में, देन मलयालम को 2013 में, देन ओडिया को 2014 में। आप इसे याद भी रख सकते हो, TSKTMO, KTMO, TSKTMO, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हो इसके जो फर्स्ट लेटर्स हैं TSKTMO यहाँ पे, ताकि आपको ये याद हो, TSKTMO, ठीक है, ताकि आपको याद हो कि किस तरह से आपको ये देखना है, इसका जो क्रोनोलॉजी आपको पता हो कि सबसे पहले 2004 के अंदर तमिल जो है, देन संस्कृत 2005 के अंदर, देन कन्नड़ और तेलुगु जो है एक ही बार इन्हें 2008 के अंदर मिला था। 2004, 2005 ना 2008 कन्नड़ एंड तेलुगु, देन मलयालम को 2013 एंड ओडिया को, जो कि ओडिशा की है, 2004 के अंदर, 2014 के अंदर इसे जो क्लासिकल स्टेटस है वो दिया गया। और ये जो 6 लैंग्वेजेस हैं, ये ऑलरेडी ये 22 जो लैंग्वेजेस हैं, 8th शेड्यूल के अंदर, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है 8th शेड्यूल जो है उसका, उसके अंदर इंक्लूडेड है ये। और आर्टिकल 344 उसका सब क्लॉज 1, और आर्टिकल 351 ये आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि एक पॉइट थे वहाँ पे, वरावरा राव, और उन्हें जो 82 ईयर्स की उन्हें एज है, और भीमा कोरेगांव जो वायलेंस वाला केस हुआ था, और उसके बाद अभी उन्हें बेल दी गई है हाई कोर्ट के द्वारा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लॉज हाउएवर स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट का यहाँ पे मतलब होता है कि बहुत स्ट्रिक्ट, चाहे जितने भी स्ट्रिक्ट लॉज हैं यहाँ पे, कैन नॉट बी अलाउड टू ट्रम्प बेसिक राइट्स, जो बेसिक राइट्स हैं उन्हें वो ना कुछ लें। इन ग्रांटिंग बेल फॉर 6 months टू पॉइंट ऑन वरावरा राव इन भीमा कोरेगांव केस ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, मेडिकल हेल्थ ग्राउंड्स के ऊपर, मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर उन्हें अभी जो है बेल ग्रांट की गई है। द बॉम्बे हाई कोर्ट हैज़ अफर्म्ड द प्रिंसिपल दैट इवन द स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस ऑफ द एंटी टेररिज्म लॉ आर नॉट invincible before a prisoner's constitutional rights, are not invincible before the prisoner's constitutional rights। prisoner अगर है वहाँ पे और उसे constitutional rights दिए गए हैं, उसके आगे भी वो invincible है, यानी कि उसको जो कितने भी अगर स्ट्रिंजेंट राइट्स हैं वहाँ पे, कितने भी स्ट्रिंजेंट लॉज हैं वहाँ पे, सॉरी लॉज हैं, कितने भी सख्त या स्ट्रिक्ट कितने भी लॉज हैं वहाँ पे, लेकिन फिर भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उन्हें ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहिए, प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। जेल्ड अंडर ड्रैकोनियन अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ये ड्रैकोनियन लॉ इससे बोला जाता है। अनलॉफुल प्रिवेंशन, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो है, UAPA जो एक्ट है, उसके अंदर मिस्टर राव को 82 ईयर्स के सॉरी जो हैं वो सफ़र फ्रॉम अ होस्ट ऑफ एलिमेंट्स एंड हिज कंडीशन वाज डेटरियोरेटिंग अंटिल ही वाज ट्रीटेड एट द सॉरी नानावटी हॉस्पिटल ऑन द इंटरवेंशन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट जो कन्वेंशन है, उनकी इंटरवेंशन के बाद, उस कमीशन की इंटरवेंशन के बाद, दखल अंदाजी देने के बाद, इन्हें अभी जो नानावटी हॉस्पिटल है वहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है। और UAPA आप याद रख सकते हो कि इनके इस ड्रैकोनियन जो लॉ है इसके अंडर इनको जेल में भेजा गया था। द कोर्ट ओवररूल्ड द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ऑब्जेक्शन, कोर्ट ने ओवररूल किया वहाँ पे जो NIA है उन्होंने जो ऑब्जेक्शन किया वहाँ पे, दैट द बेल शुड नॉट बी ग्रांटेड ऑन द मेडिकल ग्राउंड्स वन एंड अंडर ट्रायल प्रिजनर्स बेल एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड ऑन मेरिट्स अंडर UAPA। अगर UAPA के अंडर वहाँ पे जो है अंडर ट्रायल कोई प्रिजनर है, उसकी बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है अंडर ऑन द मेरिट्स अंडर UAPA, देन उससे जो है नहीं मिलना चाहिए बेल मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर, एज लॉन्ग एज एक्सेस टू द ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाज अवेलेबल। नेक्स्ट जो है, NIA had argued that in a view that of the statutory bar on granting bail under section 43D subclause 5 of the UAPA, if the accusation against a person is prima facie true, prima facie का मतलब होता है कि जो हाँ दिख रहा है सामने, any bail given on health grounds would open up the floodgates to the similar petitions।
यहाँ पे बोला गया है एनआई के द्वारा, उसने आर्ग्यू किया है वहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन ने, कि अगर इस तरह से अलाउ किया जाएगा तो एक फ्लड गेट्स, यानी कि वहाँ पे और भी जो बहुत सारे इस तरह के जो लोग होंगे जिन्हें कि यूएपीए के अंडर वहाँ पे रखा गया है, यूएपीए के अंडर वहाँ पे उन्हें पनिश किया गया है, या ट्रायल अंडर ट्रायल हैं वो, और इस तरह से वो काफ़ी सारी बहुत सारी पेटिशंस हैं जो कि आने लगेंगी. The court looked at Mr. Rao's plight from the perspective of his right to life under Article 21. देखिए, जो राइट टू आर्टिकल जो 21 है, दैट कम्स, यानी कि जो हमारी राइट टू लाइफ है जो हमारा, है ना, उसके नीचे, उसके उसी के नीचे, अगर जैसे हमने पहले भी देखा होगा, कुछ दिन पहले भी हमने ये न्यूज़ डिस्कस किया, तो उसके नीचे, उसके अंडर राइट टू लाइफ के अंडर ही आता है, राइट टू जो हेल्थ है, राइट टू लाइफ के अंदर ही इंक्लूड होता है. और इसको देखते हुए कोर्ट ने अप्लाइड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव राइट टू लाइफ के पर्सपेक्टिव के हिसाब से जब कोर्ट ने उनको देखा, इट रूल्ड दैट अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कैन नॉट बी अ म्यूट स्पेक्टेटर टू अंडर ट्रायल बीइंग सेंट टू प्रिजन एंड देन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स where his health deteriorates further, to be ultimately shifted to the private super specialty hospitals अपॉन इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट्स. और कोर्ट्स की इंटरवेंशन के बाद उन्हें वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया. दिस कुड नॉट कंटिन्यू बैक एंड फोर्थ ओनली बिकॉज हिज बेल एप्लीकेशन हैज़ बीन टर्न डाउन ऑन मेरिट्स. और इनकी जो बेल एप्लीकेशन था उन्हें टर्न डाउन कर दिया था पहले, और यही रीज़न नहीं होना चाहिए, कोर्ट ने बताया कि इनको बेल ना ग्रांट करने का. बेल इज़ रूटीनली डिनाइड इन मोस्ट केसेस अंडर यूएपीए. बहुत सारे जो यूएपीए के केसेस रहते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस, उसके नीचे इसे बेल को जो है डिनाई किया जाता है. इट बिकेम अ वाटर टाइट embargo since Supreme Court in 2019 gave a ruling that it made nearly impossible for anyone arrested under UAPA to be released on bail unless the accused could demonstrate that the charges against them were prima facie untrue. अगर वो ये करने में साबित होते हैं, अगर अक्यूज जो है ये बताने में सक्षम है या साबित कर पाते हैं, तब उनको जो है बेल ग्रांट की जाएगी. अदरवाइज आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि जो सुप्रीम कोर्ट ने, इट बिकेम अ वाटर टाइट एम्बार्गो सिंस सुप्रीम कोर्ट 2019 में उसने रूलिंग दी थी दैट इट मेड नियरली इम्पॉसिबल. और वहाँ पे इम्पॉसिबल हो चुका था वहाँ पे कि अगर कोई यूएपीए के अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर अगर कोई अरेस्ट हुआ है उसको बेल नहीं दी जाती थी. However, a few recent judicial decisions have sought to carve out exceptions. Exceptions वहाँ पे हैं कुछ. The Supreme Court let down recently that prolonged incarceration without any possibility of an early completion of trial could be ground for granting bail. In Mr. Rao's case, जो इनका केस है वहाँ पे, इसमें भी द हाई कोर्ट हैज नोटेड दैट द चार्जेस आर येट टू बी फ्रेम्ड. अभी तक चार्जेस वहाँ पे फ्रेम नहीं हुए, प्रॉपरली अंडर ट्रायल है. एंड 200 witnesses have to be examined once the trial begins. और 200 के आसपास जो है विटनेसेस हैं उन्हें एग्जामिन किया जाएगा जब ट्रायल बिगिन होगा. द टेम्पररी रिलीज ऑफ octogenarian poet ought to turn public attention on others incarcerated for a long time in Bhima Koregaon case, in which lawyers and activists have been accused of plotting with Maoist, जो कि आप बात करते हो यहाँ पे इंसर्जेंसी की, टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट. देखिए, इंसर्जेंसी और मिलिटेंसी में क्या फ़र्क होता है कि मिलिटेंसी जो है वो किसी देश के अंदर नहीं होती, या मतलब कि एक जैसे टेररिस्ट होते हैं, और वो किसी भी देश के सके नहीं होते वहाँ पे, और वो उनका जो मेन काम है वहाँ पे टेरर फैलाना, उनका जो मेन एम है वहाँ पे टेरर फैलाना. लेकिन जो माओइस्ट या इस तरह की जो इंसर्जेंसी वाली जो एक्टिविटीज़ रहती हैं जैसे माओवाद, और इसमें क्या होता है कि इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो अपनी कंट्री की जैसे हमारी कंट्री की गवर्नमेंट है, इनकी जो कंट्री की गवर्नमेंट है वहाँ पे उस गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, उनको ये ओवरथ्रो करना चाहते हैं. रिसेंट रेवलेशंस होता है जैसे कि यानी कि फ्यूचरिस्टिक देखना. रिसेंट रेवलेशंस दैट सम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इन द केस में बी
may have been planted remotely by a piece of malware have dented the prosecution's claim about the existence of plot. It is unfortunate that there is no sign of either an expeditious trial or an possibility of release of those arrested after a case of alleged provocative speeches made during a Dalit commemoration event held on 31st December 2000 December 31st 2017 in Pune was transformed by police into a sinister Maoist plot. ये एडिटोरियल हमने डिस्कस किया है बेल एज अ राइट, और इसके अलावा हमने क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में जो कल का रिवाइज किया है, उसके बाद हमने एक और डेटा पॉइंट यहाँ पे देखा ऑन स्लो लेन जो वैक्सीनेशन की बात की जा रही है यहाँ पे। गुजरात सिविक्स पोल्स के रिलेटेड हमने यहाँ पे कार्टून सेक्शन देखा और पुडुचेरी की न्यूज़ डिस्कस की। देन सुप्रीम कोर्ट की न्यूज़ है, वैक्सीनेशन की न्यूज़ है। देन क्रिकेट एज अ लैंडमार्क, उसके बाद हमने ये एलोन मस्क का एक कोट देखा था। और ज़रूर आप इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करें, और थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर किसी ने नहीं किया, और ज़रूर इस बेल का आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप आने वाली जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहें। पढ़ते रहिए और दूसरों के साथ भी अपनी नॉलेज शेयर करते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।